लखनऊ की सर्द रात, चांद की हल्की रोशनी में बर्फीली हवा अपने साथ एक खामोशी ले आई थी। रात के तीसरे पहर में जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, तब बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली में किसी के चीखने की आवाज गूंज उठी। हवेली का माहौल डरावना था, जैसे उसमें बहुत समय से कोई नहीं आया हो। खिड़कियां जर्जर थीं और दरवाजे पर जंग लग चुकी थी। लेकिन उस रात हवेली के अंदर एक ऐसा राज छिपा था जिसे उजागर करने के लिए एक आदमी को अपनी जान जोखिम में डालनी थी। वह आदमी था इंस्पेक्टर अभिमन्यु यादव, जो लखनऊ पुलिस विभाग में अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए जाना जाता था। अभिमन्यु की जिंदगी में एक अजीब सा मोड़ आया जब उसे इस रहस्यमय कत्ल केस पर काम करने का आदेश मिला। हवेली में एक अमीर बिजनेसमैन विक्रम सिंह का मर्डर हुआ था और उसकी लाश बुरी तरह से मानी गई थी। पुलिस ने सबूत जुटाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी भी गवाह का बयान पूरी तरह से मेल नहीं खा रहा था। विक्रम सिंह की हत्या का पैटर्न कुछ ऐसा था जो अभिमन्यु के पुराने केस से मेल खा रहा था। अभिमन्यु ने उस केस के बारे में सोचना शुरू किया जो उसने 3 साल पहले सुलझाया था। एक रहस्यमय हत्या जिसमें एक जानी मानी परिवार की महिला राधिका श्रीवास्तव अपने पति की हत्या के आरोप में फंसी थी। उस समय अभिमन्यु ने उस केस को सुलझाया था, लेकिन कई सवालों के जवाब अब भी अज्ञात थे। उस रात जब अभिमन्यु हवेली में पहुंचा तो उसे लगा जैसे यह पुरानी हवेली एक पुराना राज अपने साथ समेटे हुए है। विक्रम सिंह का शव हवेली के एक बड़े कमरे में मिला था, जहां चारों ओर बिखरी हुई किताबें और कागजों के ढेर थे। विक्रम सिंह के शरीर पर गहरे घाव थे और उसकी आंखों में एक ऐसी आतंकित भावना थी जैसे वह किसी से डरकर मरने से पहले कुछ कहना चाहता था। अभिमन्यु के दिमाग में अजीब सवाल उभरने लगे। क्या विक्रम सिंह की हत्या सिर्फ पैसे के लिए की गई थी, या फिर उस हत्या के पीछे कुछ और गहरी साजिश थी जिसका कनेक्शन उसके पुराने केस से जुड़ा था। हवेली में कदम रखते ही अभिमन्यु को कुछ अजीब महसूस हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे हवेली ने खुद को किसी पुराने राज के बोझ तले दबा लिया हो। उसकी आंखों के सामने एक डरावनी सी तस्वीर खड़ी हो गई। विक्रम सिंह की लाश, उसके आसपास का अंधेरा और उस अंधेरे में छुपा हुआ गवाह जो शायद कभी सामने ना आए। अभिमन्यु ने तय किया कि वह इस केस की गहराई तक जाएगा, चाहे इसके लिए उसे खुद को भी खतरे में डालना पड़े। जैसे ही वह हवेली के अंदर और गहरे बढ़ने लगा, उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में अब तक जितने भी केस आए थे, यह सब उन सभी से अलग था। यह सिर्फ एक हत्या का केस नहीं था, बल्कि कुछ और था, एक गहरे अतीत का खौफ जो फिर से जीवित हो गया था। यह केस अब सिर्फ विक्रम सिंह के मर्डर तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसे रहस्य की ओर बढ़ रहा था जो अभिमन्यु के अपने अतीत से जुड़ा था। क्या वह इसे सुलझा पाएगा, या फिर वह अंधेरे की गवाही के सामने हार जाएगा? अभिमन्यु हवेली के भीतर आगे बढ़ता गया। उसकी आंखों के सामने विक्रम सिंह की लाश का खौफनाक दृश्य घूम रहा था। उसके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या यह हत्या सिर्फ पैसे के लिए हुई थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? हवेली के भीतर का अंधेरा, खामोशी और वह डर कुछ था जो अभिमन्यु को बेचैन कर रहा था। विक्रम सिंह की हत्या के बाद जब पुलिस ने उसकी व्यक्तिगत जिंदगी को खंगालना शुरू किया तो कई राज सामने आए। विक्रम सिंह का नाम बड़े कारोबारियों के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन उसके कई दुश्मन भी थे। वह एक ऐसा आदमी था जो सबको अपनी ऊंची साख का दिखावा करता था, लेकिन अंदर से बेहद खतरनाक था। अभिमन्यु के दिमाग में एक ख्याल आया जो उसकी घबराहट को बढ़ा रहा था। क्या यह हत्या उसकी किसी अतीत की गलतियों का परिणाम थी? कुछ ऐसा जो उसने पहले किया हो और अब उसका भुगतान कर रहा हो? अभिमन्यु ने विक्रम सिंह के पुराने रजिस्टर और दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। एक पुराना दस्तावेज उसकी आंखों के सामने आया, जिस पर लिखा था, राधिका श्रीवास्तव जहर से मारा गया। यह वही नाम था जो अभिमन्यु के पुराने केस से जुड़ा था। राधिका का केस जिसमें उसने अपने पति की हत्या का आरोप झेला था और अभिमन्यु ने उसे निर्दोष साबित किया था। इस संदर्भ में विक्रम सिंह का नाम अब और भी संदिग्ध हो गया। क्या विक्रम ने राधिका के पति की हत्या की थी, या फिर यह केवल एक संयोग था कि 2 हत्याओं का पैटर्न एक जैसा था?
अभिमन्यु को लगा कि इस केस को सुलझाने का रास्ता अब और भी जटिल हो गया था। वह इस केस को अकेले नहीं सुलझा सकता था। उसे अपने पुराने साथी इंस्पेक्टर शिवराज की मदद की जरूरत थी। शिवराज उस समय एक बेहतरीन क्राइम एक्सपर्ट था और अभिमन्यु का करीबी दोस्त था। अभिमन्यु ने शिवराज को फोन किया और उसे हवेली बुला लिया। शिवराज जैसे ही हवेली में दाखिल हुआ, उसकी आंखों में वही सख्ती थी जो अभिमन्यु को हमेशा प्रेरित करती थी। क्या लगता है अभी? शिवराज ने पूछा। यह कोई सामान्य हत्या नहीं है, है ना? अभिमन्यु ने सिर हिलाया। नहीं शिवराज, यह हत्या एक बहुत बड़े रहस्य का हिस्सा है और जो कुछ भी हो रहा है वह हमें अपनी पुरानी जिंदगी से जुड़ा हुआ लगता है। वे दोनों हवेली के हर कोने को खंगालते गए। एक अजीब सी खामोशी और रहस्य था हवेली में। तभी अभिमन्यु की नजर एक पुराने सीलबंद दरवाजे पर पड़ी जो बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। दरवाजा शायद लंबे समय से बंद था। क्या यह दरवाजा कभी खोला गया था? शिवराज ने सवाल किया। मुझे नहीं लगता, अभिमन्यु ने कहा, लेकिन हमें इसे खोलकर देखना होगा। अभिमन्यु और शिवराज ने मिलकर दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी बदबू बाहर आई और भीतर का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। कमरे के अंदर दीवारों पर खून के छींटे थे और एक पुराना डायरी पड़ा था जो शायद बहुत समय से वहां था। अभिमन्यु ने डायरी को उठाया और पन्ने पलटने शुरू किए। जैसे ही वह पन्ने पलट रहा था, उसे एक नाम मिला, साक्षी। यह वही नाम था जिस पर अभिमन्यु के दिल में संदेह था। साक्षी विक्रम सिंह की पत्नी जो उसकी हत्या के बाद लापता हो गई थी। यह तो नहीं हो सकता, अभिमन्यु बुदबुदाया। क्या साक्षी भी इसमें शामिल थी? शिवराज ने अभिमन्यु की ओर देखा और एक ठंडी सांस ली। लगता है हमें साक्षी को ढूंढने की जरूरत है। अगर वह जिंदा है तो वह हमें बहुत कुछ बता सकती है। अभिमन्यु और शिवराज ने मिलकर साक्षी की तलाश शुरू कर दी। जैसे जैसे वे इस रहस्य के और करीब पहुंच रहे थे, अभिमन्यु को एहसास हुआ कि यह मामला सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं था। यह एक गहरी साजिश थी जो कई सालों से चली आ रही थी और अब उस साजिश का पर्दाफाश करना अभिमन्यु के लिए एक निजी संघर्ष बन चुका था। कहानी अब एक मोड़ ले चुकी थी। एक हत्या, एक रहस्यमय गायब होने की घटना और अतीत का कोई गहरा राज जो अब सामने आ रहा था। अभिमन्यु के लिए यह मामला केवल पुलिस जांच नहीं रह गया था, बल्कि यह उसका अपना व्यक्तिगत युद्ध बन चुका था। अभिमन्यु और शिवराज के लिए यह केस अब एक मोड़ ले चुका था। साक्षी का नाम सामने आते ही अभिमन्यु के दिल में कई सवाल गूंजने लगे थे। साक्षी विक्रम सिंह की पत्नी जो अब 3 साल से लापता थी, क्या उसने अपने पति की हत्या की थी या फिर वह खुद ही इस साजिश का हिस्सा थी? अब तक हर सुराग अतीत से जुड़ा हुआ था और वह अतीत जो अभिमन्यु के लिए एक पुराना दर्द बन चुका था। अभिमन्यु और शिवराज ने साक्षी की तलाश जारी रखी, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं था। साक्षी के बारे में आखिरी जानकारी यही थी कि वह विक्रम की हत्या के बाद अचानक गायब हो गई थी। उसका कोई ट्रैक नहीं मिल रहा था। जैसे जैसे वे साक्षी की खोज में जुटे, वे महसूस करने लगे कि यह केस सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि साजिशों और गहरे राजों का जाल था। अभिमन्यु ने साक्षी के पुराने घर का दौरा किया, जो अब सुनसान और जर्जर हो चुका था। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे अंधेरे में कुछ छिपा हो। घर के हर कोने को खंगालते हुए उसे एक पुरानी संदूक मिली, जिसमें कुछ कागज और तस्वीरें रखी हुई थीं। जब उसने कागजों को खोलकर देखा तो उस पर लिखा था, विक्रम ने मुझे धोखा दिया, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। यह संदेश स्पष्ट था। साक्षी को विक्रम सिंह से गहरी नफरत थी, लेकिन क्या वह इस नफरत में इतनी दूर जा सकती थी कि उसने अपने पति की हत्या कर दी? क्या वह अकेली थी या फिर किसी और का हाथ था? यह संदेश तो कुछ और ही कहानी बयां करता है शिवराज, अभिमन्यु ने कागजों को पकड़ते हुए कहा। साक्षी शायद विक्रम के खिलाफ थी, लेकिन क्या वह खुद ही इस हत्या में शामिल हुई? यह तो अब साफ है कि साक्षी को विक्रम ने धोखा दिया था, शिवराज ने कहा। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या वह अकेले इस सब में शामिल थी या फिर कोई और था जो पीछे से उसे उकसाता था? अभिमन्यु ने गंभीरता से सोचा, क्या अगर साक्षी
खुद नहीं चाहती थी कि विक्रम मारा जाए, लेकिन उसके पीछे कोई और ताकत थी। अगले कुछ दिनों में अभिमन्यु और शिवराज ने साक्षी के पुराने संपर्कों और रिश्तेदारों की जांच शुरू की। एक ऐसी मुलाकात ने उन्हें चौंका दिया। साक्षी का एक पुराना दोस्त समीर, जो एक जानी मानी क्रिमिनल गैंग का हिस्सा था, सामने आया। समीर का नाम पहले कभी इस केस में नहीं आया था, लेकिन अब उसे लेकर अभिमन्यु को शक होने लगा। समीर के बारे में जानकारी जुटाने पर पता चला कि वह कई वर्षों से साक्षी से संपर्क में था और विक्रम से उसकी दुश्मनी भी थी। क्या समीर ने साक्षी को विक्रम की हत्या के लिए उकसाया था, या फिर वह खुद इस हत्या का मास्टरमाइंड था? अभिमन्यु और शिवराज ने समीर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। कुछ दिन बाद समीर को लखनऊ के एक पुराने होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। समीर ने गिरफ्तारी के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा किया। मैंने साक्षी को विक्रम की हत्या के लिए उकसाया था। विक्रम ने हमारी जिंदगी को बर्बाद किया था और साक्षी को उसे खत्म करने की जरूरत थी। वह भी इस साजिश का हिस्सा थी। लेकिन समीर का बयान कुछ अधूरा था। उसने कहा था कि साक्षी ने विक्रम को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन यह पूरी साजिश एक बड़े उद्देश्य के लिए थी। समीर का कहना था कि विक्रम को मारने के बाद साक्षी खुद भी इसका शिकार हो गई थी और वह अब कहीं छुपी हुई है। तो यह साजिश पूरी तरह से साक्षी और समीर की थी? शिवराज ने हैरान होकर पूछा। नहीं, मुझे लगता है कि हम एक और बड़े खेल के बारे में बात कर रहे हैं, अभिमन्यु ने गहरी सांस लेते हुए कहा। समीर सिर्फ एक मोहरा था, असली मास्टरमाइंड कहीं और था। अभिमन्यु और शिवराज ने फिर से अपने प्रयासों को तेज किया। उन्हें अब यकीन था कि साक्षी और समीर के अलावा कोई और भी इस खेल में शामिल था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे अभिमन्यु जानता था, लेकिन अभी तक उसका नाम सामने नहीं आया था। यह नाम अब तक हर मोड़ पर छिपा हुआ था। वह नाम था राधिका श्रीवास्तव। अभिमन्यु को यह समझने में देर नहीं लगी कि राधिका और साक्षी की दुनिया के बीच एक गहरी कनेक्शन था। अगर विक्रम की हत्या साक्षी और समीर ने की थी, तो राधिका ने उसे पूरा करने के लिए अपनी भूमिका निभाई थी। लेकिन राधिका का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था, वह एक साजिश का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य विक्रम की संपत्ति और उसके कारोबार को अपने हाथ में लेना था। अभिमन्यु और शिवराज के लिए यह अब एक ऐसा मामला बन चुका था जिसे सुलझाना और भी कठिन हो गया था। राधिका का नाम सामने आते ही अभिमन्यु को यह एहसास हुआ कि विक्रम सिंह की हत्या सिर्फ एक जघन्य अपराध नहीं थी, बल्कि एक जाल था जिसे बड़ी साजिश के तहत बुना गया था। राधिका श्रीवास्तव, विक्रम की पूर्व पत्नी, जिसने अपनी जिंदगी में कई गलतियां की थीं, अब वह इस खेल का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। राधिका को लेकर अभिमन्यु के मन में कई सवाल थे। क्या राधिका ने यह हत्या सिर्फ बदला लेने के लिए की थी, या फिर उसका असल मकसद कुछ और था? क्या राधिका ने साक्षी और समीर का इस्तेमाल किया, या वह स्वयं इस हत्या की मास्टरमाइंड थी? अभिमन्यु ने अपने पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स को फिर से खंगालना शुरू किया। एक पुराना केस मिला जिसमें राधिका का नाम जुड़ा हुआ था। राधिका के खिलाफ एक मर्डर केस था जो कभी सुलझा नहीं पाया था। उस केस में राधिका पर आरोप था कि उसने अपने पहले पति को जहर देकर मारा था। हालांकि वह केस अदालत में रद्द हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं यह सुराग था कि राधिका के अंदर एक खतरनाक शख्सियत छिपी हुई थी। अगर राधिका को लेकर यह केस सही है, तो इसका मतलब है कि राधिका को सिर्फ बदला नहीं लेना था, बल्कि वह विक्रम की संपत्ति और उसके कारोबार को भी अपने कब्जे में लेना चाहती थी, शिवराज ने कहा जब अभिमन्यु ने उसे यह केस दिखाया। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और कहा, राधिका ने साक्षी और समीर को इस खेल में घसीटा, लेकिन मैं यह नहीं मान सकता कि राधिका अकेले इस हत्याकांड को अंजाम दे सकती थी। कोई और भी इसमें शामिल था। अभी तक अभिमन्यु को यह समझ में आ चुका था कि साक्षी और समीर महज मोहरे थे, लेकिन असली खिलाड़ी कहीं और था। वह खिलाड़ी था जो हर घटना को नियंत्रित कर रहा था, और वह था कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, जो विक्रम सिंह का सबसे करीबी दोस्त और व्यापारिक साझीदार था। कृष्ण का नाम सुनते ही अभिमन्यु के दिमाग में एक और सवाल गूंजने लगा। क्या कृष्ण ने राधिका के
साथ मिलकर विक्रम की हत्या की थी ताकि वह विक्रम की संपत्ति और कारोबार पर कब्जा कर सके। अभिमन्यु और शिवराज ने कृष्ण कुमार के बारे में और जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला कि कृष्ण और विक्रम की दोस्ती बड़ी गहरी थी, लेकिन इसके पीछे एक अंधेरे पक्ष को छिपाया गया था। कृष्ण की बीवी साक्षी और विक्रम के बीच रिश्तों में तनाव था। कृष्ण ने अपने व्यापार में कई गड़बड़ियां की थीं और विक्रम ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर वह अपने तरीकों को नहीं बदलेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्या कृष्ण ने विक्रम को खत्म करने का फैसला लिया था ताकि वह अपनी गलतियां छुपा सके? अभिमन्यु और शिवराज ने कृष्ण कुमार के खिलाफ एक सख्त तलाशी अभियान शुरू किया। कुछ दिन बाद उन्हें कृष्ण कुमार के पुराने ऑफिस से कुछ दस्तावेज मिले। उन दस्तावेजों में यह स्पष्ट था कि कृष्ण ने विक्रम की हत्या के लिए राधिका को उकसाया था। उसने साक्षी और समीर को भी इसमें शामिल किया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कृष्ण कुमार ने विक्रम की हत्या के बाद उसकी संपत्ति को अपने नाम कर लिया था। यह तो अब साफ है शिवराज, अभिमन्यु ने कहा। कृष्ण कुमार ने विक्रम को खत्म करने के बाद सारी संपत्ति पर कब्जा किया और साक्षी और समीर को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन राधिका? शिवराज ने पूछा। वह तो खुद भी इस खेल में शामिल थी। राधिका का हिस्सा था उस संपत्ति को हासिल करना, अभिमन्यु ने कहा। लेकिन वह कृष्ण कुमार को धोखा दे रही थी। साक्षी और समीर से अपने हाथों में पूरी शक्ति लेना चाहती थी। अभिमन्यु और शिवराज ने अब इस साजिश को और भी गहरे से सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने कृष्ण कुमार को पकड़ने के लिए एक जाल तैयार किया। जैसे ही कृष्ण कुमार ने अपनी योजना को अंजाम दिया और खुद को मास्टरमाइंड समझा, वह जाल में फंस गया। जब कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया गया तो उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। विक्रम की हत्या, साक्षी और समीर को उकसाना और राधिका के साथ मिलकर विक्रम की संपत्ति पर कब्जा करने की योजना। लेकिन कृष्ण का एक अंतिम बयान अभिमन्यु और शिवराज को हैरान कर गया। राधिका को मैंने सिर्फ एक मोहरा समझा था, लेकिन वह मुझे धोखा दे रही थी। वह विक्रम की संपत्ति के लिए मेरा नहीं, बल्कि खुद का मालिक बनना चाहती थी। कृष्ण का बयान साफ कर रहा था कि राधिका ने इसे केवल बदला लेने के लिए नहीं किया, बल्कि उसके अंदर एक गहरी हवस थी। सत्ता की हवस, संपत्ति की हवस और हर चीज पर अपना कब्जा करने की हवस। अंत में अभिमन्यु ने यह महसूस किया कि सच्चाई हर बार सामने आती है, लेकिन कभी कभी वह इतनी गहरी और कड़ी होती है कि उसे पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। वह और शिवराज अब जानते थे कि इस खेल में जितने लोग शामिल थे वे सभी अपनी अंधी हवस के शिकार थे।